नमस्कार, आई एम डॉक्टर शिप्रा एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट एंड हीलर। फ्रेंड्स, अक्सर आपने कुछ लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा कि उनके जीवन में कोई ऐसा है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है, जो उन्हें बहुत स्ट्रेस दे रहा है। अक्सर जब किसी के साथ ऐसा होता है तो उनके मन में ये सवाल उठता है कि उन्होंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया इस लाइफ में जिसके कारण ये पर्सन उनके साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है। अक्सर ऐसे लोग अपने आप को विक्टिम समझते हैं, उन्हें लगता है कि बेवजह ही उनके साथ ये सब हो रहा है। लेकिन लॉ ऑफ कर्मा कहता है कि कर्म में और फल में कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है। यानी कि आपकी लाइफ में आज जो भी सिचुएशन है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, जैसे भी रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, वो किसी ना किसी कारण की वजह से हैं। यानी कि या तो करंट लाइफ की वजह से या पास्ट लाइफ की वजह से ये सब चीज़ें आपके साथ में हैं। ऐसा ही कुछ सार है आज की केस स्टडी का। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की केस स्टडी। जब इन मैम ने मेरे साथ कनेक्ट किया तो इन्होंने अपनी करंट लाइफ के सिचुएशन के बारे में बताया कि आज ये बहुत स्ट्रेस में है क्योंकि इनके किराएदार ने इनके मकान पर कब्जा कर लिया है। मकान के फर्जी कागज़ भी बना लिए हैं। मकान में रहने वाले किराएदार पति पत्नी हैं। पति तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, लेकिन पत्नी ना सिर्फ कब्जा करके बैठी है मकान पर, बल्कि जब भी इनसे मिलती है, क्योंकि इन पे बहुत आपस में केस करे हुए हैं तो अक्सर इनका मिलना हो जाता है, तो जब भी इनके सामने होती है तो इतना कुछ वो बोलती है नेगेटिव, इतने कमेंट्स करती है, ऐसी चीज़ें बोलती हैं कि इनको बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो एक तो इस बात का स्ट्रेस है कि मकान पर कब्जा है, दूसरा वो जो किराएदार है वो जब भी मिलती है तो ऐसी बातें करती है कि इनको उसके कारण भी स्ट्रेस हो जाता है। ना सिर्फ इतना, बल्कि वो ऐसा दिखाती है कि वो विक्टिम है, जबकि इनका कहना था विक्टिम तो ये है क्योंकि इनके मकान पर कब्जा हुआ है। इन्होंने कहा कि उसको बिल्कुल भी गिल्ट भी नहीं है कि वो मुझे इस उम्र में परेशान कर रही है। इन्होंने बताया कि ये जो मकान है ये इनके पति के नाम पर था और काफ़ी सालों से किराएदार यहाँ पे रह रहे थे। पहले रेगुलर किराया भी देते थे, लेकिन अब कुछ सालों से इनका बिहेवियर इनके प्रति बिल्कुल बदल गया है। और इतना बदल गया है कि जो किराएदार है, लेडी स्पेशली, इसने तो इन्हें पहचानने से ही मना कर दिया। और जब ज़्यादा ही बात बढ़ गई तो बहुत उल्टा सीधा बोलने लगी। अभी भी जब मिलती है तो बहुत ही उल्टा सीधा बोलती है। तो एक्चुअली ये जानना चाह रही थी कि इनकी किराएदार से इनका क्या पास्ट लाइफ कनेक्शन है कि वो इनको इतना स्ट्रेस दे रही है। इनका ये भी कहना था कि ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, कि वो लोग दूसरा घर नहीं ले सकते, अच्छे खासे पैसे हैं उनके पास में। लेकिन ये कह रही थी मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मुझे परेशान करने के लिए ही ऐसा कर रही है, स्ट्रेस दे रही है बिना किसी बात के। तो बस ये यही जानना चाह रही थी कि इनका इनकी किराएदार से पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन है। इनकी पूरी स्टोरी सुन के मुझे भी ऐसा फील हुआ कि शायद ऐसा हो सकता है कि कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। तो फिर हमने इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन स्टार्ट होने के बाद जैसा कि हमारा प्रोसेस होता है कि हम क्लाइंट से पूछते हैं कि वो ग्राउंड को देखें, अपने पैरों को देखें और आइडेंटिफाई करें कि उसको क्या दिखाई दे रहा है। तो उसी प्रोसेस से मैंने इनसे पूछा कि अपने पैरों की तरफ देखिए और देखने के मुझे बताइए कि क्या देख पा रहे हैं। तो उन्होंने बोला, एक महिला के पैर हैं, पैरों में बिछुए व पायल पहने हुए हैं चांदी के। यह एक गोरी और लंबी कदकाठी की महिला दिखाई दे रही है, सीधे पल्ले की साड़ी पहनी हुई है। ऐसा फीलिंग आ रहा है कि ये मैं ही हूँ। मेरा नाम रुक्मणी है। ये बताने पर फिर मैंने इनसे पूछा कि कहाँ खड़े हैं आप, आसपास क्या है, मुझे देखकर बताइए। तो उन्होंने बोला, एक घर के बाहर खड़ी हूँ। लोहे का दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, मैरून कलर का, उसके ऊपर पेंट है। ऐसा फील हो रहा है कि ये घर मेरा ही है। तो मैंने इनसे बोला, घर के अंदर जाइए और मुझे बताइए देखकर और घर में कौन कौन है। तो उन्होंने बोला, एक 24-25 साल की महिला दिखाई दे रही है, चौक में बैठी है फर्श पर, सब्जी काट रही है। मैं उसके पास गई, मैंने उसे कुछ कहा और ज़ोर से धक्का दे दिया और फिर मैं अंदर चली गई। तो मैंने इनसे पूछा, क्यों किया आपने ऐसा। इन्होंने बोला, इसने मुझे बोला कि खुद तो तुम कुछ काम करती नहीं हो और सारा काम मुझसे करवाती हो। ऐसा लग रहा है कि महिला मेरी बहू है। हमारे रिश्ते आपस में अच्छे नहीं हैं। अक्सर हमारे बीच में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। ना तो ये मुझे पसंद करती है, ना मैं इसे पसंद करती हूँ। जब इन्होंने बताया तो फिर मैंने इनसे पूछा कि क्या कारण है कि आप एक दूसरे को नापसंद करते हैं।
क्या रीज़न है इसका, जानकर मुझे बताइए। तो उन्होंने बोला क्योंकि अक्सर मैं चाहती हूँ कि मेरे हिसाब से काम करे, लेकिन ये मेरे इसको हमेशा से सामने जवाब देती है जो कि मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए हमारे बीच में अक्सर ऐसी लड़ाई झगड़ा होता रहता है। तो मैंने इनसे पूछा कि और देखकर बताइए आस-पास घर में कौन है? इन्होंने बोला एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने पैंट शर्ट पहनी है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद ये मेरा लड़का है, मेरा बेटा है। चेहरा तो साफ दिखाई नहीं दे रहा, ऐसा लग रहा है धुंध सी छाई है, लेकिन ये क्लियरली पता चल रहा है कि ये मेरा बेटा ही है। तो मैंने इनसे पूछा कि जब आपका झगड़ा होता है तो बेटा कुछ बोलता है बीच में, क्या कुछ बीच बचाव करता है? तो उन्होंने बोला नहीं, कुछ भी नहीं बोलता, और अगर कभी बोलता ही भी है तो वो अपनी पत्नी का ही साइड लेता है, मतलब मेरी बहू का ही साइड लेता है, मेरी तो वो कभी नहीं सुनता। फिर मैंने इनसे पूछा कि आगे कोई महत्वपूर्ण घटना की ओर जाइए कुछ सालों बाद और देख के बताइए आगे क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला मेरा लड़का और बहू उनके 4-5 साल के बेटे के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। लड़के के हाथ में एक लोहे का बक्सा दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो लोग घर छोड़ के जा रहे हैं। मैं भी बहुत गुस्से में दिखाई दे रही हूँ, लेकिन मैंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। अब मुझे मेरे बेटे की शक्ल साफ दिखाई दे रही है। मैंने उनको रोकने की कोशिश नहीं की और वो चले गए। इसके बाद मैंने इनसे पूछा क्या वो वापस आए कभी? एक्सप्लोर करके बताइए। तो उन्होंने बोला हाँ, वो वापस आ गए, शायद 2 साल बाद। ऐसा फीलिंग आ रहा है कि लड़का कह रहा है माँ हम घर छोड़कर चले गए, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बिना खुद के घर के हम बहुत परेशान रहे। अब हम आ गए हैं और आपके साथ ही रहेंगे। उसके बाद मैंने इनसे पूछा क्या फिर आप लोगों का आपस में संबंध कभी अच्छा हो पाया? स्पेशली आपकी बहू का और आपका? तो उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई औरत खड़ी है। शायद ये मेरी पड़ोसन है और मैं इससे कह रही हूँ बेटा तो बहू के कहने में चलता है। ऐसा बेटा से तो अच्छा है कि बेटा हो ही नहीं। उसके बाद में ये तो समझ में आ गया था कि इस पूरी लाइफ में इनका रिलेशनशिप इनकी बहू के साथ अच्छा नहीं था और बेटे के साथ भी कुछ खास नहीं था। उसके बाद में मैंने इन्हें अपने डेथ सीन में नेविगेट किया, क्योंकि पास्ट लाइफ जब भी होती है तो उसमें डेथ सीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डेथ टाइम में जो भी आपकी फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं वो आप ज़्यादातर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ये जानने के लिए कि डेथ टाइम में इनके क्या इमोशंस थे, मैंने इनसे पूछा अब आप आगे अपने लास्ट टाइम में जाइए, डेथ टाइम में, और एक्सप्लोर कर कर मुझे बताइए कि किस तरह के इमोशंस एंड फीलिंग्स हैं आपके मन में। इन्होंने बताया मैं 60-65 वर्ष की हूँ, एक चारपाई पर लेटी हुई हूँ, बहुत बीमार हूँ। ऐसा लग रहा है मेरी मृत्यु हो रही है। बिल्कुल सामने मेरे पति खड़े हैं, उनकी आंखों में आंसू हैं। बेटा और पत्नी भी खड़े हुए हैं। बेटा दुखी लग रहा है, नीचे मुंह कर कर खड़ा है चुपचाप, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहू कुछ पीछे देख रही है। ऐसा लग रहा है मुस्कुरा सी रही है, उसे बिल्कुल भी दुख नहीं है कि मेरी मृत्यु हो रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है एक स्त्री जोर जोर से रोते हुए आई है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये मेरी बेटी है, ससुराल से आई है। फिर मैंने इनसे पूछा कि आप एक्सप्लोर करके बताइए कि इस पास्ट लाइफ में जिन भी लोगों को आपने देखा, इनमें से क्या किसी से आपका करंट लाइफ में कोई कनेक्शन है? क्या करंट लाइफ में इनमें से कोई आपके साथ है? इसके जवाब में इन्होंने बोला हाँ, सभी के साथ कनेक्शन है। इस जन्म के मेरे बेटा और बहू यही तो आज के किराएदार हैं, और इस जन्म में मेरे पति जो थे आज भी वही मेरे पति थे, ऐसी फीलिंग आ रही है। उस जन्म में जो मेरी बेटी थी, जो मुझे लास्ट टाइम में दिखाई दी थी डेथ के टाइम में, वही मेरी बेटी आज भी है, ऐसा फील हो रहा है। पड़ोसन से कोई कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद में जैसा हमारा प्रोसेस होता है कि डेथ के टाइम में क्या इमोशंस हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं वो जानना। तो मैंने इनसे पूछा जब आपकी डेथ हो रही थी या मृत्यु हो रही थी किस तरह के विचार आ रहे थे आपके मन में, जानने की कोशिश करिए। उन्होंने बोला कि मैं कुछ बोल तो नहीं पा रही थी क्योंकि उस टाइम बहुत वीक थी, लेकिन लड़के की तरफ देखकर मैं यही सोच रही थी और भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी
कि भगवान अगले जन्म में मुझे बेटा मत देना, क्योंकि पूरे जन्म में बेटे के कारण मैं बहुत दुखी रही, मुझे ऐसा लगा। तो यही मेरी फीलिंग थी। तो इस पास्ट लाइफ में इन्हें अपने डेथ के टाइम के फीलिंग्स भी समझ में आ गए थे, सारे कनेक्शंस जो हैं, रिलेशंस, वो भी समझ में आ गए थे। और कहीं न कहीं मुझे भी ये समझ में आ गया था कि इनकी जो किराएदार है उससे इनका क्या रिलेशन है और क्यों आज वो परेशान इन्हें कर रही है। लेकिन पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन कभी भी 100% थेरेपिस्ट के हाथ में नहीं होता। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के हाथ में होता है कि क्या वो आपको दिखाएगा, क्या जानना आपको ज़रूरी है आपकी करंट लाइफ के लिए। तो मैं कोई भी इनको क्वेश्चन पूछती या इनको सेशन से बाहर लाती, इससे पहले ही ये बोलने लगी, अब मुझे 30-35 साल की आयु की एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसका वेशभूषा साधु की है। तो मुझे ऐसा लगा ये दूसरे पास्ट लाइफ में स्लिप हो गई। तो मैंने इनसे पूछा, कौन है ये और क्या रिलेशन है आपका इनके साथ में? इन्होंने जवाब दिया, ये तो मैं ही हूँ और ऐसा लग रहा है कि मैं एक साधु हूँ। मैंने इनसे पूछा, कहाँ हैं आप, आसपास क्या है, देखकर बताइए। इन्होंने बोला, एक आश्रम दिखाई दे रहा है, बहुत सारे साधु हैं वहाँ। मैं यहीं पला बड़ा हूँ, ऐसा दिखाई दे रहा है। कोई 60-65 वर्ष के आयु के साधु हैं। इन्होंने ही मुझे बेटे की तरह पाला है। मैंने इनसे पूछा कि इस आश्रम में आप कैसे आए, एक्सप्लोर करके मुझे बताइए। तो उन्होंने बोला, एक महिला दिखाई दे रही है, मेरी उम्र कुछ 7-8 महीना है, इस महिला की गोद में हूँ, ऐसा लग रहा है ये मेरी माँ है और ये मुझे अपनी गोद से एक दूसरे व्यक्ति की गोद में दे रही है। इनका चेहरा वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसे जो साधु अभी मेरे साथ हैं, जिन्होंने मुझे पाला है, शायद उन्हें दे रही है और बोल रही है कि मैंने प्रण किया था कि अपने पहले बच्चे को भगवान की सेवा में दे दूंगी और इन्होंने ही मुझे इन साधु को दे दिया और इसीलिए इन्होंने ही मुझे पाला, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। इसके बाद मैंने इनसे पूछा, आगे क्या हुआ, देखकर बताइए, किसी महत्वपूर्ण घटना को देखिए इसी जीवन में। इन्होंने जो मुझे बताया, तब इन्होंने बोला, मैं फिर से अपने आप को 30-35 वर्ष की आयु का देख रहा हूँ। मेरे पिता समान साधु मुझसे कह रहे हैं कि तुम यात्रा पर जा रहे हो, लेकिन अकेले मत जाओ, किसी को साथ ले लो। मैं उनसे कह रहा हूँ, आप चिंता मत करिए, मैं अकेला चला जाऊँगा और वापस भी आ जाऊँगा। कहाँ जा रहे हैं आप, कहाँ जाने की बात हो रही है? मैं किसी यात्रा पर जा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है शायद बद्रीनाथ, केदारनाथ या ऐसी किसी जगह जा रहा हूँ। मैं चला गया और मैं किसी स्थान पे अपने आप को देख पा रहा हूँ जहाँ चारों ओर बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई दे रही है। ना तो कोई इंसान दिखाई दे रहा है और ना ही कोई जानवर। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद मैं रास्ता भटक गया हूँ। बहुत तेज़ भूख लग रही है, प्यास भी लग रही है। ना तो कुछ खाने को है, ना ही कुछ पीने को है। आगे क्या हुआ? मैंने पूछा। इन्होंने बोला, ऐसा लग रहा है कि मेरी मृत्यु हो रही है भूख प्यास से। शायद मैं रास्ता भटक गया हूँ और अब मेरी मृत्यु हो गई। ये पास्ट लाइफ इनकी एंड हो गई। मैंने इनसे पूछा, मृत्यु के समय में क्या विचार आ रहे थे आपके मन में? तो ये तो जान नहीं पाए, ये बता नहीं पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने इनसे पूछा, इस पास्ट लाइफ में जिन भी लोगों को आपने देखा, क्या कोई कनेक्शन है करंट लाइफ में उनका आपके साथ, किसी भी रूप में आपके साथ है इनमें से कोई? जानकर बताइए। तो उन्होंने बोला, नहीं, कोई कनेक्शन तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आज भी मैं रास्ते भूल जाती हूँ और जब तक किसी भी जगह 5-6 बार नहीं चली जाती मुझे रास्ते याद नहीं रहते। बचपन में एक बार घर से स्कूल जाते वक्त रास्ता भूल भी गई थी, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि किसी भले व्यक्ति ने मुझे घर पहुंचा दिया। ये इन्होंने मुझे बताया। ये बात जानकर मुझे भी बहुत हैरानी हुई कि किस तरह से हमारी पास्ट लाइफ की हर घटना हमारी करंट लाइफ से जुड़ी होती है। उसके बाद में फिर से मैंने एक बार सोचा कि सेशन एंड कर दिया जाए, लेकिन फिर ये अपनी थर्ड लाइफ टाइम में स्लिप हो गई और बोलने लगी, एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, आयु लगभग 30 वर्ष है, सफ़ेद पजामा कुर्ता पहना हुआ है। मैंने पूछा, कौन है ये व्यक्ति, एक्सप्लोर करके बताइए। इन्होंने बोला, ये तो मैं ही हूँ। क्या नाम है आपका, मैंने इनसे पूछा।
नाम तो नहीं याद आ रहा, बट ये पता चल रहा है कि ये मैं ही हूँ। मैंने इनसे पूछा, कहाँ हैं आप और कौन-कौन है आपके घर में, जानकर बताइए। तो उन्होंने बोला कि मैं अपने घर में हूँ और घर में एक महिला दिखाई दे रही है जिसकी उम्र 24-25 वर्ष है शायद, दुबली-पतली सी है। कौन है ये महिला? मैंने इनसे पूछा। इन्होंने जवाब दिया, ये मेरी पत्नी है, इसका नाम किरण है। हमारे रिश्ते ठीक नहीं हैं ऐसा दिख लग रहा है मुझे। अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि मेरे हाथ में एक बेल्ट है। मैंने इसे मारने के लिए बेल्ट उठाई, लेकिन इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर गुस्से से किचन में चली गई। बर्तनों को तेज़-तेज़ रख रही है, शायद इसे गुस्सा आ रहा है। मैंने इनसे पूछा, क्यों बेल्ट उठाई थी आपने इन्हें मारने के लिए? किस बात पे गुस्सा आ रहा था आपको इन पर? तो उन्होंने बोला कि मुझे बहुत भूख लग रही थी। इसने टाइम पर खाना नहीं बनाया था। अक्सर ही ऐसा करती है, कभी भी टाइम पर खाना नहीं बनाती और इसी बात पर मुझे इस पे गुस्सा आता है। फिर मैंने इनसे बोला कि आगे देखकर बताइए किसी महत्वपूर्ण घटना को कि क्या हो रहा है। इन्होंने बोला, ये जो मेरी पत्नी है इसके गोद में 1 डेढ़ साल का बच्चा है, शायद हमारा बेटा है। आज मैंने इसे थप्पड़ मारा है क्योंकि फिर से मैं ऑफ़िस से आया और इसने टाइम पर खाना नहीं बनाया। मैं इनसे पूछा, क्यों करती हो ऐसा? क्यों खाना नहीं बनाती हो टाइम पर? बोली कि ये रह नहीं रहा था, गोदी से उतर नहीं रहा था, रो रहा था बहुत। इसे मैं बोल रहा हूँ कि क्या जिनके घर में बच्चा होता है वो खाना नहीं बनाते? क्या उनके पति भूखे रहते हैं? इस तरह की लड़ाई झगड़े हमारे बीच अक्सर होते हैं, लेकिन मैं अक्सर इस पे हाथ उठाता हूँ। इससे ये समझ में आ गया था कि इस पास्ट लाइफ में इनका रिलेशन इनकी वाइफ के साथ ठीक नहीं है और ये ही हैं जो इसके साथ खराब व्यवहार करते हैं। आगे मैंने इनसे पूछा कि आगे जाइए और आगे बताइए किसी महत्वपूर्ण घटना को देख के कि आगे क्या हो रहा है। इन्होंने बोला, ऐसा दिखाई दे रहा है एक 60-65 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति है जो हमारे घर पर आया है। काला बंद गले का कोट पहन रखा है, हाथ में घड़ी है। ऐसा लग रहा है कि मेरी पत्नी के पिता हैं ये और मुझे कह रहे हैं, बहुत हो गया, मेरी बेटी को तुमने बहुत परेशान कर लिया, अब मैं उसे नहीं रहने दूंगा यहाँ पर। बहुत मार लिया, पीट लिया इसको और ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो मेरी पत्नी और हमारे बेटे को लेकर यहाँ से चले गए। मैं चुपचाप खड़ा देख रहा हूँ, कुछ नहीं बोला उन्हें और वो लोग चले गए। इसके बाद क्या हुआ कि आपकी पत्नी वापस आई? मैंने इनसे पूछा। इन्होंने बोला, शायद नहीं, मेरी आयु 45-50 के अराउंड दिखाई दे रही है। मैं एक खाट पर लेटा हुआ हूँ, ऐसा लग रहा है बहुत बीमार हूँ। मैंने मेरा मकान अपने पड़ोसी के नाम कर दिया क्योंकि जब मैं बीमार था तो इसने मेरी बहुत सेवा की। मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी बेटे को लेकर यहाँ आ गई है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि पड़ोसी से कह रही है कि मैं अब यहाँ आ गई हूँ, अब इसी घर में रहूँगी। ये घर में रहना मेरा हक है। पड़ोसी कह रहा है, ठीक है आप रह जाओ। हालाँकि मकान तो मेरे नाम कर दिया इन्होंने, लेकिन क्योंकि आपका हक है यहाँ रहना, तो एक कमरा, रसोई, कुछ पोर्शन मैं आपको रहने के लिए दे देता हूँ, आप रह जाइए यहाँ। और फिर वो इसी घर में रही। क्या इस जन्म में इनमें से कोई भी आपके करंट लाइफ में आपके साथ है? मैंने इनसे पूछा। इन्होंने बोला, हाँ, किरण जो इस लाइफ में मेरी पत्नी है, वो आज मेरी किराएदार है, जिसने मेरे मकान पे कब्ज़ा कर रखा है। यहाँ इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन एंड हो गया और जैसे कि हमारा प्रोसेस होता है, इनको ट्रांस से बाहर निकाल लिया। तो ये इनका सेशन रहा। इन्होंने अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन में 3 लाइफ टाइम्स देखे और अब हम समझेंगे कि इनकी पास्ट लाइफ से इनकी करंट लाइफ का क्या कनेक्शन है। तो मैम का जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि इनके किराएदार से पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है या नहीं है। तो इन्होंने जो अपनी फर्स्ट पास्ट लाइफ देखी जिसमें इन्होंने अपने आप को एक लेडी के रूप में देखा जिसका नाम रुक्मिणी था,
और एक बहू को देखा जिसका नाम संध्या था। उस लाइफ टाइम में इन दोनों के रिलेशंस आपस में अच्छे नहीं थे, दोनों में आपस में झगड़ा होता रहता था, दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और इस लाइफ टाइम में इनका बेटा, इनको लगता था इनका कहना नहीं मानता, अपनी वाइफ का ही कहना मानता है। और एक बार घर छोड़ के भी चले गए थे, बाद में वापस आए। डेथ के टाइम पे भी इनको ऐसा दिखाई दे रहा था कि बहू खुश हो रही थी, दुखी नहीं थी बिल्कुल भी जब इनकी डेथ हो रही थी। तो वहाँ से इनका जो स्ट्रेन रिलेशनशिप है आज भी वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, स्पेशली इनके किराएदार की साइड से। आज भी वो उनसे ऐसा ही बिहेव करती हैं, इनको स्ट्रेस दे रही हैं। तब भी स्ट्रेस हुआ इनको, और आज भी वो इनको स्ट्रेस दे रही हैं। वहाँ पे जो इनका बेटा इन्होंने देखा, वो अपनी पत्नी का कहना मानता था, इनकी नहीं सुनता था। आज भी ये बताती हैं कि वो जो किराएदार है उसमें जो उनका पति है वो तो कुछ नहीं बोलता ज़्यादा, वो लेडी ही बोलती है, और वो अपनी पत्नी का ही कहना मानता है। तो ये भी एक कनेक्शन है। दूसरा एक चीज़ है कि उस लाइफ टाइम में इन्होंने देखा कि जब इनकी डेथ हो रही थी तो उनके जो लास्ट थॉट्स थे वो ये थे कि हे भगवान, मुझे कभी बेटा मत देना। और आज भी इस लाइफ टाइम में इन्होंने बहुत ट्राई किया था, बट इनका बेटा नहीं है। दूसरा, इन्होंने जो अपनी थर्ड लाइफ टाइम देखी थी, जिसमें इन्होंने अपने आप को एक आदमी के रूप में देखा था, इनकी पत्नी है, और इन्होंने अपने आप को देखा कि ये मार रहे हैं उसको, और रिलेशनशिप ख़राब है, स्पेशली इनकी साइड से व्यवहार बहुत ख़राब है अपनी पत्नी के प्रति। उसमें भी इन्होंने अपनी पत्नी को अपनी जो आइडेंटिफाई किया वो आज के किराएदार के रूप में आइडेंटिफाई किया। उसमें इन्होंने ये भी देखा कि जब इनकी मृत्यु हुई, उससे पहले तो एक बार वो चली गई थी घर छोड़कर, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद वो वापस आ गई थी। उसने कहा, जो उस टाइम जिसके नाम इन्होंने मकान कर दिया था उसको कहा कि ये घर मेरा है, इसमें मैं रहूँगी, और वो बाद में वहीं पर रही। और आज भी इनका रिलेशनशिप वही है कि ख़राब है। उसके साथ में जो उस लाइफ टाइम में पत्नी थी, वही सोल जो है वही दुश्मनी निभा रही है। जो इन्होंने मारा उस लाइफ टाइम में, इसको परेशान किया, वही गुस्सा वो आज भी कैरी फॉरवर्ड कर रही है। टाइम इनकी मृत्यु के बाद वो रह गई थी घर में, और ये बोल के कि ये मेरा घर है, मेरा हक है, और आज भी वो यही कहती है कि ये मेरा घर है। इनको तो वो मकान मालिक मानती नहीं है, खुद ही कहती है कि मेरा घर है। तो आज भी वही फीलिंग्स कैरी फॉरवर्ड हो रही हैं। तो इससे इनको ये समझ में आ गया था कि इनकी जो किराएदार है लेडी, वो इनको क्यों इतनी परेशान कर रही है, क्यों इतना स्ट्रेस दे रही है, क्यों इन पे इतना गुस्सा करती है, जबकि गुस्सा तो इनको आना चाहिए, ये कहती है। बट उल्टा ऐसा लगता है जब भी उसको फेस करते हैं कि वो बहुत गुस्सा है इनसे। तो ये समझ में आ गया कि ये जो दो पास्ट लाइफ्स थी, इसमें दोनों में ही इनके रिलेशनशिप, एक में बहू के रूप में, एक में पत्नी के रूप में, इनके ठीक नहीं थे। और आज भी वो सोल वही स्ट्रेस, वही दुश्मनी, वही गुस्सा आज भी इनसे निभा रही है। एक और चीज़ थी जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा तो नहीं, बट इसका जवाब इनको मिल गया, कि इन्होंने बताया कि आज भी ये अपनी लाइफ में रास्ते भूल जाती हैं। इन्होंने शेयर किया, लाइव जब रिग्रेशन सेशन होता तब भी बोल रही थी, और बाद में उन्होंने बताया कि मैं आज भी रास्ते भूल जाती हूँ, और बचपन में भी मैं रास्ता भूल गई थी एक बार, और कहीं भी जाती हूँ ना, मुझे 5-6 बार जाना पड़ता है तब मुझे वो रास्ता याद होता है। तो उसका कनेक्शन समझ में आया कि ये जो साधु वाले इन्होंने लाइफ देखी थी ना, जिसमें इन्होंने अब रास्ता भूल गई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी, शायद वही चीज़ें कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं कि आज भी रास्ते भूल जाती हैं। इस तरह से इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन ख़त्म हो गया। इन्होंने 3 लाइफ टाइम्स देखी, और इनको आज इनकी जो मेन क्वेश्चन था कि किराएदार से इनका क्या कनेक्शन है, वो भी समझ में आ गया। और एडिशनली इनको 2-3 और क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए जो मैंने यहाँ पे शेयर करे। लाइफ रिग्रेशन सेशन होने के बाद में जहाँ जब भी आई थी तो बहुत स्ट्रेस में लग रही थी, इनको अपने किराएदार पे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। वहीं जब ये सेशन से बाहर आई तो इनके चेहरे पे एक कामनेस थी, और इनको अपने किराएदार पे गुस्सा भी नहीं आ रहा था। पहले ये खुद को विक्टिम समझ रही थी, और अब इनकी जो फीलिंग थी कि मैं विक्टिम हूँ, मुझे परेशान कर रही है बिना किसी बात के, वो बिल्कुल जा चुकी थी। और ये बोल रही थी कि अब मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा, और मकान से भी थोड़ा डिटैच सा फील कर रही थी। हालांकि अब इनका केस जो है वो सॉल्व होने की स्टेज में ही है, देखेंगे आगे क्या होता है। बट अब ये उस चीज़ से बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं फील कर रही थी। और सेशन एंड होने के बाद मैंने इनको कुछ सजेशंस दिए। एक तो मैंने इनको बोला कि आप रोज़ ध्यान कीजिए, ध्यान करने से आपकी जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है, जो अभी काफ़ी कम थी वैसे सेशन के बाद में, वो धीरे धीरे और ठीक होती जाएगी। और ध्यान के माध्यम से आपका जो भी स्ट्रेस आप फेस कर रहे हैं अभी,
वो धीरे धीरे रिलीज़ होता जाएगा। तो इन्होंने कहा था कि हाँ, मैं ध्यान करूँगी। इनको मैंने बोला कि आप होपोनोपोनो प्रेयर भी कीजिए, जिसमें आप जो संध्या की सोल थी एक लाइफ टाइम में, और दूसरी लाइफ टाइम में इन्होंने, जो कि बहू थी इनकी, और दूसरी लाइफ टाइम में जो इनकी पत्नी थी, उन सोल से आप माफ़ी मांगे, और साथ में उन सोल्स को माफ़ भी करिए, क्योंकि फॉरगिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको हील करने के लिए। ये सजेशन मैं इनको दिया, और ये सजेशन इन्होंने बोला कि ये फॉलो करेंगी। और मेरी इनसे कुछ समय पहले ही बात हुई थी। इनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस हैं, अपने आप में भी काफ़ी चेंजेस फील करती हैं। और अब मैंने इनसे बोला था कि आप फीडबैक दीजिए कि आप कैसा फील करते हैं, तो उन्होंने फीडबैक भी दिया है, तो वो मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ, एक बार आप उन्हें सुनिए। मुझे पीएलआर कराने से पूर्व बहुत ही स्ट्रेस रहता था, और उस लेडी को देखते तो मुझे बहुत एंजाइटी और अजीब सी फीलिंग आती थी। लेकिन जब से मैंने पीएलआर कराया ना, तो उस महिला को देखकर मेरे को एंजाइटी या स्ट्रेस या टेंशन फील होता है, और अपनी रूटीन लाइफ में भी मुझे कोई अब स्ट्रेस नहीं है, और मैं बहुत पीसफुली रहती हूँ। और अब मुझे उम्मीद है कि मेरा मकान जल्दी ही खाली भी हो जाएगा, विदिन 2-3 मंथ्स।